नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मुट्ठी भर लोग संसद को नियंत्रित करने के लिए करते हैं हुड़दंग। पीएम ने शीतकालीन सत्र के परिणामकारी होने की जताई उम्मीद। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू। एनडीए सरकार ने सत्र में विचार के लिए वक्फ संशोधन विधेयक सहित 16 विधेयकों की सूची की तैयार। राज्यसभा की कार्यवाही बुधवार तक के लिए हुई स्थगित। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के नाम पर आज हो सकता है फैसला। भाजपा की चुनाव संचालन समिति की बैठक में जीत पर होगी चर्चा। पीएम मोदी आज आईसीए वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 का करेंगे उद्घाटन। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 की करेंगे शुरुआत। पर्थ टेस्ट के चौथे दिन दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया की आधी टीम पवेलियन लौटी। सिराज ने आज चटकाए 2 विकेट। टीम इंडिया जीत से 3 विकेट दूर। तो संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो चुका है। सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन परिसर पहुंचे और यहां पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल, डॉक्टर जितेंद्र सिंह और एल मुरुगन ने पीएम का स्वागत किया। सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया को संबोधित किया और कहा कि शीतकालीन सत्र में माहौल शीत रहेगा। पीएम मोदी ने विपक्ष, खासकर कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा, बिना नाम लिए हुए कहा कि जिनको देश ने नकार दिया है वो संसद को बाधित करने का काम कर रहे हैं। संसद में बेहतर चर्चा हो, ज्यादा से ज्यादा लोग संसद में अपना योगदान दें। दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, जिनको जनता ने अस्वीकार कर दिया है, वे संसद में हुड़दंगबाजी कर रहे हैं। लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिनको जनता ने अस्वीकार किया है, वे संसद को भी मुट्ठी भर लोगों के हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनका अपना मकसद तो संसद की गतिविधि को रोकने से ज्यादा सफल नहीं होता है और देश की जनता उनके सारे व्यवहारों को काउंट करती है और जब समय आता है तो सजा भी देती है। लेकिन सबसे ज्यादा पीड़ा की बात यह है कि जो नए सांसद होते हैं, नए विचार, नई ऊर्जा लेकर के आते हैं और ये किसी एक दल में नहीं, सभी दल में आते हैं। उनके अधिकारों को कुछ लोग दबोच देते हैं। सदन में बोलने का उनको अवसर तक नहीं मिलता है। लोकतांत्रिक परंपरा में हर पीढ़ी का काम है आने वाली पीढ़ियों को तैयार करे, लेकिन 80-80, 90-90 बार जनता ने जिनको लगातार नकार दिया है, वे न संसद में चर्चा होने देते हैं, न लोकतंत्र की भावना का सम्मान करते हैं, न ही वह लोगों की आकांक्षाओं का कोई महत्व समझते हैं, उनका उसके प्रति कोई दायित्व है वो कोई समझ पाते हैं। और उसका परिणाम है वो जनता की उम्मीदों पर
कभी भी खड़े नहीं उतरते हैं और परिणाम स्वरूप जनता को बार बार उनको रिजेक्ट करना पड़ रहा है। पीएम मोदी ने इस शीतकालीन सत्र को कई मायनों में बहुत खास बताया। साथियों, संसद का ये सत्र अनेक प्रकार से विशेष है और सबसे बड़ी बात है हमारे संविधान के 75 साल की यात्रा, 75वें साल में उसका प्रवेश, ये अपने आप में लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही उज्जवल अवसर है। और कल संविधान सदन में सब मिलकर के इस संविधान के 75वें वर्ष की उसके उत्सव की मिलकर के शुरुआत करेंगे। और सदन की कार्यवाही की बात की जाए तो लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही वर्तमान सांसद वसंतराव बलवंतराव चौहान और एसके नूरुल इस्लाम को श्रद्धांजलि देने के बाद स्थगित की गई। तो वहीं राज्यसभा की कार्यवाही की शुरुआत दिवंगत सांसदों को श्रद्धांजलि देने के साथ हुई और इसके बाद विपक्ष के हंगामे के चलते उच्च सदन की कार्यवाही बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ऋषि कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषि, सत्र के शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री का संबोधन हम सब ने सुना। उन्होंने बहुत साफ साफ स्वस्थ चर्चा की बात कही, जिस तरह से कामकाज को आगे बढ़ाया जाए, किस तरह से इसको और प्रोडक्टिव बनाया जाए सत्र को, उसके लिए उन्होंने अपील की लोगों से। लेकिन उसके बाद भी आप देखिए विपक्ष का रवैया नकारात्मक ही नजर आ रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आज सदन में जाने से पहले सत्र की शुरुआत में हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री मीडिया को संबोधित करते हैं और इस बहाने वो सभी जो दल हैं उनसे आग्रह करते हैं कि किस तरीके से सदन को चलाने में उनके सहयोग की ज़रूरत है और सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए उनका सहयोग करें। इस पूरी प्रक्रिया में उन्होंने साफ तौर से उन सांसदों जो कि नए सांसद हैं उनके अधिकारों की बात करते हुए कहा कि सदन में जब भी हंगामा, शोर शराबा या व्यवधान होता है उससे सबसे बड़ा नुकसान उन सांसदों को होता है जो नए सांसद हैं, जो पहली बार चुनकर आए हैं और जो संसदीय परंपराओं को सीखकर देश को एक दिशा देने में सक्षम हैं। इस पूरी प्रक्रिया में प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि विपक्ष इस सत्र को सकारात्मक रूप से देखकर आगे बढ़ा सकता है और उनके पास मौका है कि जनता के सामने अपनी छवि को और अपने मुद्दों को ले जाकर वो अपने आप को मजबूत कर पाए। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष जिस तरीके से सदन में बार बार हंगामा, शोर शराबा करता है उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है और जनता ये देख पाती है कि उनकी नकारात्मक जो भूमिका है उससे वो देश के विकास और देश के कल्याण से इतर दिखाई देते हैं और इसी वजह से जनता उनको लगातार रिजेक्ट कर रही है। तो उन्होंने एक बार फिर से अपील की और कहा कि सदन में जितने विधेयक हैं, खासतौर से कुछ विधेयकों का जिक्र करते उन्होंने कहा कि बहुत अनुसंधान के बाद और ऋषि, इसी बीच अपने दर्शकों को ये भी बता देते हैं कि लोकसभा की कार्यवाही भी बुधवार तक के लिए स्थगित हो गई है। तमाम विधेयक हैं। हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि लोकसभा की कार्यवाही भी बुधवार तक के लिए स्थगित हो गई है। जी ऋषि, दोनों ही सदनों में जिस तरीके से राज्यसभा में हमने देखा कि वहाँ पर जो निवर्तमान जो सांसद थे उनको श्रद्धांजलि देने के बाद जो अति महत्व के मुद्दों के तहत जो शून्यकाल है एक तरीके से
राज्यसभा में उसमें सभापति ने कोशिश की कि उन मुद्दों को उठाने के लिए सांसदों को अवसर दिया जाए, लेकिन वहाँ पर भी एक तरीके से विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बात रखते हुए कुछ मुद्दों को उठाया, जिससे समूचा विपक्ष शोर शराबा और हंगामा करने लगा, जिससे कि सदन की कार्यवाही परसों यानी कि चूँकि कल संविधान दिवस है, इस वजह से संसद की दोनों सदनों की कार्यवाही नहीं होनी है, इस वजह से उसको परसों तक के लिए स्थगित कर दिया गया। और यही स्थिति लोकसभा में बनी। पहले तो लोकसभा 12 बजे तक के लिए स्थगित इसलिए हुई क्योंकि 2 वर्तमान सांसदों को श्रद्धांजलि दी गई थी और उनके सम्मान में ये 12 बजे तक के लिए स्थगन किया गया था। लेकिन बाद में वही स्थिति जो राज्यसभा में देखने को मिली वही लोकसभा में स्थिति हुई और एक बार फिर से विपक्ष के हंगामे के चलते वहाँ पर भी जो है गतिरोध देखने को मिला। अब देखना होगा कि आज पहला दिन है और विपक्ष ने जो अपनी रणनीति अपनाई है जिसमें कि उन्होंने गतिरोध को चुना है, तो ऐसे में पूरी परिस्थिति में जब एक दिन बाद सदन के दोनों सदनों में जब कार्यवाही शुरू होती है तब क्या स्थिति बनती है। लेकिन कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि 75वें जो हमारी वर्षगांठ है, जो संविधान को अंगीकार करने का जो दिवस है 26 नवंबर, उसके लिए बहुत यादगार पल है। तो उसके लिए कल हम देखेंगे कि कार्यक्रम के जरिए अलग अलग सांसदों के द्वारा, अलग अलग पार्टियों के द्वारा और प्रधानमंत्री से लेकर सभी लोग इस पर अपना पक्ष भी रखेंगे। तो कल का दिन चूँकि दोनों सदनों में विधायी कार्यों की सूची में नहीं है, लेकिन परसों जब सदन शुरू होगा तब देखना होगा कि विपक्ष किस एजेंडे के साथ आगे बढ़ता है। जी बिल्कुल, कल की क्या कुछ खास तैयारियां हो रही हैं उसके बारे में भी बताइए। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, हम जानते हैं कि हमारा देश ने जो 26 नवंबर को संविधान को अंगीकार किया था और इस दिन से हमने मान लिया था कि हमारे पास संविधान है और इस संविधान के जरिए अब हमें इसको जब स्वीकृति देंगे, यानी कि जो 26 जनवरी को जब हमने इसको देश पर लागू किया था, लेकिन स्वीकार हमने 26 नवंबर को ही कर लिया था। और इसको जो अंगीकार करते समय हमने जो प्रतिबद्धताएं देश के सामने रखी थी, उसके 75वें वर्ष को अब बड़े हर्षोल्लास के साथ हम देख रहे हैं कि वर्तमान सरकार ने खासतौर से संविधान दिवस मनाने की जो परंपरा शुरू की है, उसका एक गौरवशाली जो पल है वो कल देखने को मिलेगा। और इसमें दोनों ही सदनों के जो सांसद हैं वो संयुक्त रूप से सेंट्रल हॉल में अपने को उपस्थित करके इस संविधान दिवस को मनाने में शामिल होंगे। और मुझे लगता है उस अवसर पर जो देश के शीर्ष नेतृत्व से लेकर सभी पक्षों के जो विचार देखने को मिलेंगे। और आज भी हमने देखा कि एक संविधान दिवस यात्रा की शुरुआत आज तमाम केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से की गई थी। सुबह सुबह हमने देखा था कि उसमें तमाम नेतागण उस संविधान यात्रा में शामिल हुए थे। तो सरकार इसे उल्लास के साथ, हर्षोल्लास के साथ मनाने जा रही है। ऋषि, जब हम गतिरोध की बात करते हैं तो बहुत सारे मौके हम ऐसे भी देखे हैं जब सरकार और विपक्ष मिलकर कई मामलों पे सहमति बनाते हैं और एक प्रोडक्टिव काम होता है, सदन में विधायी कामकाज काफी बेहतर होता है। इस शीतकालीन सत्र से काफी उम्मीदें हैं सरकार को, काफी उम्मीदें हैं आम जन को। ऐसे में क्या कुछ विपक्ष से उम्मीद की जा सकती है? देखिए, अभी पहला दिन है। विपक्ष ने, मुझे लगता है, अपनी उपस्थिति, कई बार विपक्ष की रणनीति होती है कि वो हंगामे के जरिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराए और ये बताए कि क्या मुद्दे हैं। लेकिन कई बार ये देखा गया है कि इन मुद्दों की जब जानकारी लोगों तक नहीं होती है तो विपक्ष के लिए ये जो उनकी रणनीति है उल्टी पड़ जाती है। ऐसे में चूँकि पहला दिन है, गतिरोध हुआ है, आगे की जो संभावनाएँ निश्चित तौर से जो ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से कोशिश होती है कि एक बीच का रास्ता निकालकर इस गतिरोध को दूर करने की, वो हमेशा से सफल भी रही हैं। और हमने देखा है कि जब भी ज़रूरत पड़ी है सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने मिलकर सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाया है। अब देखना होगा कि जी ऋषि, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। और आपको सीधे लिए चलते हैं, संभल के डीएम और एसएसपी इस समय संबोधित कर रहे हैं। उनके द्वारा जो है करीबन 700-800 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवाया गया है। चौकी प्रभारी एकता द्वारा जो पूर्व में जो हमने बताया था वो एक अलग मुकदमा, और एक संजीव कुमार नामक व्यक्ति द्वारा उन्होंने भी मैगजीन और टीएसएम जो टीयर स्मोक ग्रेनेड है उनकी जो लूट का मुकदमा है वो भी लिखवाया गया है। और मेरे पीआरओ जिनके पाँव में नकासा थाना क्षेत्र में जो मैं और डीएम साहब जब जा रहे थे
हमारे ऊपर जब ईंट से वहाँ पे घर की 2 महिलाओं ने ईंटें दागी और उनके घर के बगल से वहाँ से जब फायर आया, पीआरओ साहब के पाँव में गोली लगी थी। पीआरओ साहब का भी ट्रीटमेंट करवाया गया है। उनके द्वारा 150 लोगों के खिलाफ थाना नखासा में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। वर्तमान में 22 लोग थाना कोतवाली से और थाना नखासा से 3 लोग हैं, वो जेल जा रहे हैं। कुल 25 लोग अभियुक्तों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। ड्रोन के फुटेज की स्टडी कर ली गई है। उनके छोटे छोटे पासपोर्ट साइज फोटोज बनवाए जा रहे हैं और उनको सर्कुलेट किया जाएगा और जो लोग उनको बताएंगे उनको उचित इनाम भी दिया जाएगा, जो इन लोगों के बारे में सूचना देंगे कि ये दंगाई और बलवाई कौन थे। और सारे सीसीटीवी फुटेज हैं उनको भी कलेक्ट कर लिया गया है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस धरपकड़ में जल्दी जो भी नामजद अभियुक्त हैं और जो भी अन्य अभियुक्त हैं उन सब लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा और उनके खिलाफ जो विधिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी। जनपद संभल में कल दोपहर के बाद से एकदम अच्छे से शांतिपूर्वक तरीके से लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आज सोमवार को दुकानें भी बंद ही है वैसे संभल में, लेकिन फिर भी उसके बावजूद लोगों ने अपनी दुकानें खोली है और इंटरनेट बैन है। वो इंटरनेट बैन जो है वो कल भी कंटिन्यू रहने के लिए मैंने डीएम महोदय से रिक्वेस्ट किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि शांति व्यवस्था है वो इसी तरह कायम रहेगी। जियाउर रहमान सांसद ही है ना या कोई और? जियाउर रहमान पुत्र ममलूक रहमान ये यहाँ के निवासी हैं, थाना नखासा क्षेत्र के रहने वाले हैं। सर पीएम रिपोर्ट में क्या पुष्टि हुई है? हथियार भी मिला है उन लोगों से, मृतकों से? पीएम रिपोर्ट विवेचना का विषय है। ये विवेचक का प्रेरोगेटिव है, इसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। ये विवेचना पे समय आने पे आपको बता दिया जाएगा। जियाउर रहमान जिस वक्त कल हिंसा हुई सर जियाउर रहमान कल बेंगलोर में थे तो उनका नाम किस तरह से आया सर? कल जब फोरेंसिक टीम द्वारा मौके पे कल देर रात्रि जब सब लोग चले गए थे, इस तरीके के वेपन उनके वहां से घटनास्थल पे जहां पे कई सारे चप्पल जूते पड़े थे उनके बीच में ये भी बरामद हुआ है। इस तरह देख सकते हैं कि आप भीड़ के जो बलवाई थे, पत्थरबाज थे, उनका क्या मकसद था, उनका क्या उद्देश्य था। पुलिस वालों के पांव में गोली लगी है और इस तरीके की ये जो है जो उनका जो उद्देश्य था, लेकिन हमारी पुलिस ने और प्रशासन ने साथ में कंधे से कंधा मिला के एक बहुत अच्छे सूझबूझ से इस जो पत्थरबाजों की मंशा थी उसको कंप्लीट नहीं होने दिया। उनकी इच्छानुसार उन्होंने सर्वे को रोकने का भरपूर प्रयास किया। सर्वे शांतिपूर्ण कंप्लीट हुआ जो कि माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार हो रहा था और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी है शांति व्यवस्था कायम रहेगी और सभी पत्थरबाजों को आइडेंटिफाई किया जाएगा और जितने भी लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है उन सब लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। कितने नामजद कितने और अज्ञात कितने सर टोटल सर? कई जगह 700 कई जगह 800 जितने भी बलवाई हैं दंगाई हैं उन सबको पहचान में लाया जाएगा और उन सबको गिरफ्तार करके सर एक फैक्ट क्लैरिफाई कर दीजिए। जो जियाउर रहमान बर्क का आपने नामजद, ये कल की हिंसा में उनका नाम आया पूर्व में दिए गए बयान पर, क्योंकि कल वो बैंगलोर में थे जो सांसद है। किसी भी व्यक्ति का किसी भी जगह पे होने से उसका कोई उद्देश्य नहीं होता है। उनके द्वारा जो दिए गए पूर्व में दिए गए बयान थे और 168 बीएनएस का उनको बीएनएसएस का नोटिस उनको भी तामील कराया गया था। उनके पिताजी को जो ममलूक रहमान है उनको 10 लाख के मुचलके से पाबंद भी करवाया गया था। इस तरीके के इन लोगों के द्वारा बार बार समय समय पर बयानबाजी की जा रही थी जिससे लोगों को है समय समय पर भड़काया जा रहा था। टोटल कितनी मौतें हुई हैं सर अब तक? अभी तक वर्तमान में 3 जो है लोगों की डेथ की पुष्टि हुई है। उन लोगों के जो दफन है उनकी कर दिया गया है और बाकी जो सूचना समय पे मिलती रहेगी बताते रहेंगे। एक व्यक्ति की डेथ रिपोर्ट हुई है मुरादाबाद में, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद में पता चलेगा कि वो जनपद संभल में किस कारण से उस व्यक्ति की डेथ हुई है। तो ये संभल हिंसा पर आप प्रेस वार्ता सुन रहे थे। एसएसपी और डीएम संभल के बता रहे थे कि किस प्रकार से इसमें क्या कुछ अपडेट है, किस प्रकार से लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, क्या कुछ ताज़ा कार्रवाई हो रही है, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी दे रहे थे। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हुई हिंसा के बाद अब वहाँ पर स्थिति काफ़ी नियंत्रण में है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से वहां पर मुस्तैद है। संभल की एसडीएम वंदना मिश्रा ने भी आज सुबह मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। बवाल के बाद कई तरह की पाबंदियां भी वहां पर लगा दी गई हैं। संभल में 1 दिसंबर तक बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने अति संवेदनशील स्थिति को देखते हुए ये कदम उठाया है।
उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने संभल में हुई घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने इस घटना की निष्पक्ष जांच कराने का भरोसा दिया है। कल संभल की जामा मस्जिद में जिला कोर्ट के आदेश पर हुए सर्वे के बाद आगजनी और पथराव की घटना हुई थी। ये न्यायपालिका के आधार पर वहां पर सर्वे चल रहा था। जो भी घटना हुई है वो दुखद है और पूरी घटना की जांच होगी और निष्पक्ष कार्रवाई होगी। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं महाराष्ट्र की। चलिए एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं और संभल के डीएम क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। ये जो जुवेनाइल जस्टिस होम होते हैं उसमें उनको भेजा जाएगा, क्योंकि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को वहीं भेजा जाता है ताकि उनमें सुधार हो। सर, क्या ऐसी भी आशंका थी आप लोगों को कि ये जो बलवाई थे ये भीड़ हिंदू एरिया में भी जा सकती थी, इसलिए आप लोगों ने पूरा घेर लिया था? 19 नवंबर को सब शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। उसके बाद जुम्मे के नमाज के दिन भी हमारी पुलिस व्यवस्था थी, इतनी ही शांति से संपन्न हुआ। और मैं कहूँगा कि कल भी 10 बजे तक पूर्ण शांति थी। हल्की पत्थरबाजी थी, हल्का बल प्रयोग था, सब कुछ हो चुका था। लेकिन जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुआ कि सर्वे कंप्लीट हो चुका है, बहुत अच्छे से सर्वे हो चुका है, उसके बाद अचानक से पत्थर शुरू हो गए थे और उसके बाद सब कुछ स्टार्ट। सर, इस मामले में क्या लार्जर कॉन्स्पिरेसी सामने आई है? क्योंकि जिस तरीके से सुनियोजित तरीके से 3 रास्तों से लोग निकल कर आए थे, क्या उनका मकसद था कि सिर्फ मस्जिद के इलाके में नहीं बल्कि शहर के अन्य हिस्सों में भी हिंसा की आग को पहुंचाना उनका मकसद था? और ये हैंडमेड हथियार जिस तरीके से थे, तो क्या पहले से तैयारी करके उनको बनाया गया था कहीं एक जगह? ऐसी कोई जगह आइडेंटिफाई हुई है? हमें जो अभी प्रतीति हुई है प्राइमा फेसी, वो ये लग रहा है कि रातों रात इसका हो सकता है प्लानिंग किया गया हो, और बाकी डिटेल जब इन्वेस्टिगेशन होगा उसके बाद पता चलेगा। क्योंकि जब आपस में इतनी पत्थरबाजी की, इन्होंने अपने ही लोगों के ऊपर पत्थरबाजी की, गोली चलाई और हथियार का जो प्रयोग कर रहे थे, इस बात का प्रतीक था कि मे भी आपस में भी इनके अंदर कुछ न कुछ रहा हो। सर, कुछ घरों से भी वेपन रिकवर हुए? घरों से भी कुछ वेपन रिकवर हुए हैं और वो सारा रिपोर्ट के अंदर है, वो आपको मिल जाएगा तो पता लगेगा। सर, एक सवाल बाहरी लोग भी थे क्या? कुछ इस तरह के क्लू मिलेगा कि बाहर से बड़ी संख्या में लोग आए थे? बहुत बाहर से तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन 10-15 किलोमीटर के एरिया से लोगों को बुलाया गया था। नाबालिगों की संख्या कितनी है, अगर आप नंबर बता पाए जो डिटेन किए हैं? वर्तमान में 25 लोग हैं, लेकिन कुल लगभग 700-800 लोगों की संख्या है, तो एक एक करके आइडेंटिफाई करके सबको डिटेन किया जाएगा। पता चल सकता है किस तरीके के वेपन रिकवर हुए हैं? क्या देशी? एक तो आपको दिखाया था, ये चाकू तो मैंने भी पहली बार देखा, जो दोनों तरफ से चलता है, जो भीड़ में चलाने के लिए ही होता है। और उसके अतिरिक्त कुछ तमंचे भी बरामद हुए हैं, और बाकी जो भी चीज होगी इन्वेस्टिगेशन के बाद आपको डिटेल से सूचना। सर, एक सवाल क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को लेकर बात करना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर एक सांसद हैं और एक दूसरे सपा सांसद के बेटे हैं, तो क्या इन दोनों ने आपस में मिलकर किया है या इन दोनों ने अलग अलग जो है भीड़ को उकसाया? FIR हो चुकी है और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी डिटेल आएगा उसके अनुसार उन पर कार्रवाई की जाएगी। क्या इन दोनों लोगों की आपस में भी ऐसी बात है कि मस्जिद पे ज्यादा कब्जा मेरा हो, तो डोमिनेंस को लेकर इन दोनों में डोमिनेंस को लेकर इन्होंने लोगों को भड़काया? जो इन्वेस्टिगेशन होगा वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, हम प्राइमा फेसी नहीं कह पाएंगे। अभी हम केवल FIR की है और उसके बाद। थैंक यू वेरी मच सर। तो सवाल कई हैं कि इस पूरे हिंसा के पीछे मंशा क्या थी, कितने लोग शामिल थे, कौन कौन इसमें शामिल था, क्या ये पूरी जो हिंसा हुई है ये सुनियोजित थी? तमाम सवालों के जवाब देते हुए डीएम संभल इस समय आप सुन रहे थे, और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि उपद्रवियों पर कड़ा शिकंजा कसा जाएगा और कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर महायुति में हलचल तेज है, और इसी क्रम में आज मुंबई में भारतीय जनता पार्टी की चुनाव संचालन समिति की बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद विधानसभा चुनाव की समीक्षा होगी। इसमें बीजेपी नेता राव साहेब दानवे, प्रवीण दरेकर समेत पार्टी की चुनाव समिति के तमाम पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी में सिर फुटअव्वल भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने चुनाव में खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया है, लेकिन पार्टी का कहना है कि अभी नाना पटोले का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है और वो पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर काम करते रहेंगे। माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में महाराष्ट्र कांग्रेस में कलह और तेज हो सकती है।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने चुनाव में पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन की विस्तृत समीक्षा करने की बात कही है। और नेता प्रफुल्ल पटेल, अजीत पवार गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा है कि बिना किसी मतभेद के गठबंधन का धर्म निभाते हुए मुख्यमंत्री का नाम तय होगा। महायुति की आगे क्या रणनीति होगी, इसको लेकर प्रफुल्ल पटेल से बातचीत की है संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने। एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल हमारे साथ हैं। सर, अब निगाहें यही है, आपने तो एनसीपी का विधायक दल का नेता चुन लिया अजीत पवार, लेकिन एनडीए का नेता कौन होगा? देवेंद्र फडणवीस, शिंदे, तो तमाम बातचीत हो रही, कब बैठक होनी? देखिए, एक दो दिन का सवाल तो होता ही है, क्योंकि चुनाव अभी परसों ही हुआ, आज दूसरा ही दिन है और स्वाभाविक है कि हमारे सब विधायक भी हैं, अपने अपने क्षेत्रों में अपने जो मतदाता हैं उनको आभार व्यक्त कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं, थोड़ा जल्लोष कर रहे हैं। हमने कल केवल हमारे विधायक दल की बैठक बुलाकर हमारे नेता अजीत पवार साहब को पुनश्च हमारे पार्टी के लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर के तौर पे इलेक्ट कर लिया। अब जब बाकी की पार्टियों का भी, उनकी भी मीटिंगें बाकी हैं, वो जब होगी उसके बाद 2-3 दिनों में हम लोग आपस में बैठ के इसका फैसला कर लेंगे। कोई मुझे इसमें अंतर या विवाद नजर नहीं आता है। 1-2 दिन में तीनों दलों की बैठक होगी, बीजेपी, एनसीपी और शिवसेना की, उसमें तय कर लिया जाएगा। बिल्कुल होगी और कोई उसमें मतभेद नहीं होगा। आराम से और सही तरीके से जो एक कोलिशन का जो धर्म होता है उसको निभाते हुए फॉर्मूला बन जाएगा। और हम ये फिर से कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हम एनडीए में दिल्ली में और मुंबई में काम कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन से इसमें सही हमारा फैसला हो जाएगा। फार्मूला तो वही रहेगा, एक सीएम 2 डिप्टी सीएम, उसमें तो कोई बदलाव की बात नहीं। भाई, स्वाभाविक है कि अभी जैसे एक मुख्यमंत्री और 2 पार्टी के उप मुख्यमंत्री है, तो वही करीब करीब वही फॉर्मूला तो सबके लिए लागू होगा। अब कौन बाकी की जो बातें हैं, मंत्रालय, ये सब बातों, ये सब चर्चा का विषय होता है। ठाकरे को कोई नसीहत देना चाहेंगे और कांग्रेस को? हमारी बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं हैं। ऐसे ही आप संघर्ष करते रहो और गिरते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल, उनका कहना है कि जल्द ही फैसला हो जाएगा, कोई विवाद नहीं है, मिल बैठकर तय हो जाएगा कि कौन होगा एनडीए का नेता, यानी महाराष्ट्र में अगला मुख्यमंत्री। उस पर जल्द ही स्थिति साफ हो जाएगी और तीनों दल मिल बैठकर फैसला करेंगे। शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।